फ्रेंड, जब भी कोई लोन डिफॉल्ट होता है, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, तो उसका एक कानूनी प्रोसीजर है। जब आप कोई लोन लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से आपने लिया हो, यानी कि आपके पास एक मैसेज रिसीव हुआ और उस मैसेज के अंदर आपको सिर्फ उस पर एक रिप्लाई करना होता है और आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर आपने एक बैंक जाकर एक मैनुअल फॉर्म फिलअप किया हो और फिर उसके बाद एक ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। दोनों ही माध्यम से यदि आपने कोई लोन लिया है, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप साइन करते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन आमतौर पर शायद ही कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जो उनको पढ़ता होगा। उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो आपके ऊपर वो अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज भी ऐसे लोन्स के अंदर होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति लोन लेने के बाद लोन डिफॉल्ट करता है, तो बैंक के पास ये अधिकार है कि वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके आपके ऊपर एक मुकदमा चला सकता है। आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी मैं साथ के साथ आपको बता देता हूं कि आर्बिट्रेटर एक तरह से एक ऐसे वकील होते हैं जो अपने चैम्बर या अपने ऑफिस के अंदर या अपने कार्यालय के अंदर जज की तरह भूमिका निभाते हैं। बैंक उनको अपॉइंट करता है, उनके अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर है। आमतौर पर ये आर्बिट्रेटर बैंक के ही अपने जानने वाले लोग वकील होते हैं जो एज एन आर्बिट्रेटर भी काम करते हैं, लेकिन इनकी भूमिका निष्पक्ष काम करने की होती है, यानी कि ये ना तो बैंक को फेवर करेंगे ना उसको डिसफेवर करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड बैंक देता है, उनके आधार पर इन्हें फैसला करना होता है। जब भी कभी कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है तो उसके अपॉइंटमेंट की एक लेटर डिफॉल्टर ऑफ लोन के पास आता है, यानी कि बैंक एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में इच्छुक है और इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है, उसका नोटिस खुद आर्बिट्रेटर लोन डिफॉल्टर को देता है कि मुझे आपके इस मुकदमे के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको उस आर्बिट्रेटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है और आप चाहते हैं कि ये आर्बिट्रेटर ठीक नहीं है, तो आप इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और अपना आर्बिट्रेटर चेंज करवा सकते हैं। यदि आपको उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर उसका अगला प्रोसीजर यह है कि बैंक अपना मुकदमा आर्बिट्रेटर के यहाँ पर दायर करता है। सपोज आपने 2 लाख का लोन लिया, उसकी 2 या 3, 4, 5 EMI देने के बाद आपने बाकी की तमाम EMIs डिफॉल्ट कर दी। 3 महीने तक बैंक ने आपसे कोशिश की पैसे मांगने की, आपने पैसे नहीं दिए, आपको एक लीगल डिमांड नोटिस भी भेजा, लीगल डिमांड नोटिस पर भी आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो अब बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेटर के ऑफिस में केस और मुकदमा फाइल करके आपके ऊपर मुकदमा चला सकता है। जैसे ही ये मुकदमा आपके ऊपर फाइल होता है, आर्बिट्रेटर फिर एक नोटिस लोन डिफॉल्टर को भेजता है कि आपके ऊपर ये मुकदमा दायर हुआ है, जिसकी कॉपीज मैं आपको साथ में भेज रहा हूं और अगली तारीख पर आप खुद या अपने वकील के माध्यम से मेरे ऑफिस में पेश हो। फ्रेंड, जब आप वकील के माध्यम से या खुद उस ऑफिस में पेश होते हैं, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो मुकदमा आपके ऊपर हुआ है उसका आप रिप्लाई और जवाब दाखिल करें कि एग्जैक्टली आपने क्यों, किन हालातों में, किस कारणवश आपने इस लोन को डिफॉल्ट किया है, और वो जवाब आपको देने का एक निर्धारित समय मिलता है। सपोज 30 डेज का टाइम आपको मिला है, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये जवाब दाखिल करना होता है। फ्रेंड, जब आपने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया, उसके बाद दोनों पार्टीज को, यानी कि बैंक को और लोन डिफॉल्टर को, दोनों को अपनी गवाहियां भी बाय वे ऑफ एफिडेविट आर्बिट्रेटर के यहाँ जमा करनी होती है और उसके आखिर में एक फाइनल आर्गुमेंट होती है और आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपके पास ऐसा कोई मजबूत ग्राउंड नहीं है, तो फिर आपके खिलाफ अवार्ड पास होता है और वो अवार्ड में जो आपने लोन लिया था, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज वगैरह भी सब इंक्लूड करके एक पैसा आपको बता दिया जाता है कि बैंक को आपको इतना पैसा देना है। फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आर्बिट्रेशन का आपको बताया है। अब यहाँ पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है लोन डिफॉल्टर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फ्रेंड, लोन डिफॉल्टर जब लोन डिफॉल्ट करता है तो कोई ना कोई ऐसी वजह होती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो पैसा नहीं दे रहा, और ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, इंस्टेंटली पैसे देने के लिए नहीं है और सेटलमेंट करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी एडवोकेट को हायर करें और वो लोन आर्बिट्रेशन का मुकदमा ज़रूर लड़ें।
इस मुकदमे को लड़ने से जो फ़ायदा होता है कि मैं ये नहीं कहता कि आपको ये मुकदमा 100% आप जीतेंगे, लेकिन जितना वक्त आप इस मुकदमे को लड़ने के अंदर बिताते हैं, उस मुकदमे के बीच में जो वक्त आपको मिल रहा है, ये वक्त आप अपने पैसे को और फाइनेंशियल अपनी वायबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आज मेरे पास कोई लीगल नोटिस आया है आर्बिट्रेटर का और मेरे पास आज पैसा नहीं है देने के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होने में कुछ महीने लगते हैं, कभी कभी 6 महीने साल भर भी लग जाता है। ये जो 6 महीने से साल भर का वक्त आपको मिला है, इस वक्त को आपको इस्तेमाल करना है कुछ पैसा सेव करने के लिए। और इस बीच में जब आर्बिट्रेटर के पास आप होते हैं तो वहाँ पर जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आता है, उस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए आपको हमेशा ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते रहना है कि आपका लोन किसी भी तरह से आउट ऑफ द कोर्ट सेटल भी हो जाए। अक्सर बैंक कुछ वक्त बाद कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स निकालती है लोक अदालत के ज़रिए और भी अपने लोन्स को ख़त्म करने के लिए कि जिसमें वो फ्लैट 50% का वेव ऑफ भी दे देते हैं। सपोज आपका 1 लाख रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट है तो आपका 50,000 रुपये में भी वो लोन वेव ऑफ हो सकता है, जिसमें सिर्फ आपको 50,000 देने होंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपने 6 महीने मुकदमा लड़ा, इन 6 महीने में आपने 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, आप 50,000 रुपये पे करने के बाद आप अपने लोन को ख़त्म करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर जो मैंने आज आपको बहुत डिटेल में समझाया है, इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है, आप मुझसे इनबॉक्स में सवाल कर सकते हैं, जिसका मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी कोई लोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछिए, जिसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।